खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में जैविक खाद्य उत्पादन में कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण। मुर्गी और अंडा उत्पादन में बढ़ोतरी के तकनीकी उपाय। खीरा के प्रियंका किस्म और बरसीन के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। बाजार में आए जैविक खाद के गुणवत्ता और मूल्य में असंतुलन के कारण छत्तीसगढ़ के किसान मन ला जैविक खाद के उत्पादन पर आत्मनिर्भर करे के अभियान चलाए जात है। एकर अंतर्गत जैविक खाद के उत्पादन बर किसान मन ला अपन खेत में ही प्रशिक्षित करे जाही। समेकित पोषण प्रबंधन द्वारा चलाए ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला खाद उर्वरक आदि खरीदे बर पंजीकृत प्रतिष्ठान के चयन करे और क्रय मूल्य आपसी मूल भाव से निर्धारित करे के अधिकार दिए जाही। पात्रता के अनुसार किसान मन ला बैंक से सहायता, बीज के उचित जांच और भंडारण हेतु पूंजी आदि उपलब्ध कराए जाही। ये सब के सहायता ले किसान मन अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। खेती के संगे संग मुर्गी पालन करके किसान मन अतिरिक्त आमदनी पा सकत है। मुर्गी के रख रखाव और पोषण के समुचित तकनीकी जानकारी रहे ले अंडा उत्पादन में बढ़ोतरी होथे। मुर्गी के रहे के बाड़ा में बिजली के बल्ब जरूरी होथे, काबर के मुर्गी मन अंधियार में दाना नहीं चुगे और एकर ले अंडा उत्पादन में कमी आथे। एकर अलावा मुर्गी के दोना में हमेशा दाना भरे रहे, एकर ख्याल रखना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में दाना नहीं मिले ले ओकर वजन और अंडा उत्पादन में गिरावट आथे। एकर संगे संग मुर्गी घर के सफाई नियमित होना चाहिए। मुर्गी मन के रोज निरीक्षण होना चाहिए। सुस्त मुर्गी के इलाज कराते रहना चाहिए। ये सब ले मुर्गी और अंडा उत्पादन में वृद्धि होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ में औषधि पौधा के खेती ला बढ़ावा देबर राज्य सरकार द्वारा आकर्षक अनुदान दिए जाते। औषधि पादप बोर्ड द्वारा एकर बर प्रदेश के जलवायु और माटी के अनुकूल 19 औषधि प्रजाति के पौधा के चयन करे गए हैं, जेकर पर प्रति एकड़ लागत के 20%, 50% और 75% तक अनुदान के व्यवस्था है। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। जो आप ये उपकरण देख रहे हैं इसका रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट, मिक्स और लेवल द सॉइल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज की डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये उपकरण जो देख रहे हैं, सपोज आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पस होता है, आपको 2 बार चलाने का कल्टीवेटर या 3 बार चलाने का प्लाट में जरूरत नहीं है। ये मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना देता है और लेवल कर देता है मिट्टी को। और जो भी उसमें खरपतवार होते हैं, लाइक आपका पैडी, आप अगर क्रॉप लेते हैं अपने प्लांट से, तो जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसको भी एकदम से कट मिक्स कर देता है। उसको फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान। नई किस्में नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला खीरा के एक उन्नत किस्म प्रियंका की जानकारी देवत हन। ये किस्म पर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देथे। ये किस्म के खीरा हा दिखे में पुष्ट, घना, हरा रंग के फल, स्वादिष्ट और अधिक उत्पादन देथे। लगभग 2.5 ले 3 माह में तैयार ये फसल के एक फल है 150 ले 200 ग्राम तक के वजन रही थे। तो हमार किसान भाई मन खीरा के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमारे राज्य के किसान भाई मन अनाज और साग भाजी के अलावा पशु मन के चारा भी लगात है और पशुपालक किसान ला बेच के मुनाफा लेवत है। ऐसा ही रायपुर जिला के किसान शिव शंकर भाई है अपन 3 एकड़ खेत में पशु चारा बरसिंग के खेती ला बने उन्नत ढंग ले करत है। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये बरसिन के बोए, निंदाई, सिंचाई और खाद पानी में ओला करीब 15 ले 20 हजार रुपया के खर्चा आए है। अब वो हर बताथे कि ओखर ये फसल ला पशुशाला तक पहुंचा के लगभग 50 ले 60 हजार रुपया तक के मुनाफा कमा लेथे।
ओकरे उन्नत तकनीक ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और मुनाफा कमा सकथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1304 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में शिमला मिर्च के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 25 ले 30 रुपया है, उहे चिल्हर में 35 ले 40 रुपया किलो में बिकत हवे। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर।
नव वर्ष की नई उम्मीदों के साथ में कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, हम चाहेंगे नव वर्ष में गुलशन की हर कली खुशबू दे आपको, गुलशन की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। यही दुआ है हमारी। वर्ष 2014 हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको। साथियों, हम जानते हैं इस वक्त आपके खेतों में दलहनी और तिलहनी फसलें लगी हुई हैं। दलहनी और तिलहनी फसलों से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AP सिंह और कीट विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत राणा। डॉक्टर साहब, आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, दलहनी तिलहनी फसलों से संबंधित यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी हमारे किसान भाइयों के खेतों में दलहनी तिलहनी फसलें लगी हुई हैं। इस समय में दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन कैसा हो? जी देखिए, बड़ा सामयिक प्रश्न है जी। और विशेष रूप से अगर हम इस वर्ष को देखें जी, तो हमारे यहाँ ठंड नाम मात्र को ही पड़ी है जी, जबकि हमारी बुआई को लगभग 1 महीना सवा महीना के करीब पूरा हो चुका है। जी जी। ऐसे में हमारे को, बल्कि हमारे किसान भाइयों को आवश्यकता है कि वे अपने खेतों पर अपनी फसल में नजर रखें कि कहीं उनकी फसल को पानी की कमी महसूस तो नहीं हो रही, क्योंकि पौधे अपने आप बोलते हैं और किसान उसको समझते हैं। जी जी। हम लोग भी समझते हैं जब उसको पौधे को पानी की आवश्यकता होती है या खाद की आवश्यकता होती है। जी। तो मेरा निवेदन किसानों को, बल्कि सलाह भी है कि वे अपने खेतों पर नजर रखें। यदि पानी की आवश्यकता खासतौर से चने में है या अरहर में है या अलसी हो गई, ज्यादातर हम पानी इसमें नहीं देते, लेकिन चूंकि इस बार न तो रबी का पानी गिरा अभी तक और धूप भी तेज है, गर्मी काफी चल रही है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उनको पानी की पौधों को आवश्यकता हो। जी जी। ऐसी अवस्था में यदि आवश्यकता है, और वैसे भी खासतौर से अगर हम चने की बात करें तो चने में 35 दिन और 70 दिन 2 ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहां पर वो पानी के लिए क्रांतिक अवस्थाएं मानी जाती हैं। अच्छा। यानी यदि यहाँ पर एक हल्का पानी यदि आप चने में देंगे तो आपको फसल में उत्तरोत्तर वृद्धि मिलेगी। जी जी। तो इसलिए एक हल्का पानी, ध्यान ये रहे चने में कि पानी किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। यदि पानी रुकेगा तो चने पे उसका दुष्परिणाम तुरंत सामने भी आएगा। अच्छा अच्छा। अतः किसानों को, हालांकि ये समझते हैं लोग, लेकिन फिर भी कभी खेत समतल नहीं होता या कहीं से पानी मिला तो रात भर छोड़ दिया। अच्छा। तो ये रात भर छोड़ने वाला धान के माफिक पानी इसमें नहीं चलेगा। इसमें आपको दिन में प्रयास करें, रात में भी देंगे तो सावधानी ये रखें कि खेत के कहीं भी पानी ना भरे। जी जी। दूसरा, तिलहन की फसलें भी है जहां तक, चाहे वो सूरजमुखी हो चाहे वो सरसों हो, सभी में पानी की आवश्यकता है इस वक्त, क्योंकि इनकी क्रांतिक अवस्थाएं चल रही हैं और मौसम साथ नहीं दे रहा है। तो मेरा तो किसान भाइयों को अनुरोध है कि एक हल्का पानी तुरंत आवश्यकता हो तो अपने खेतों में लगाएं, है ना, ताकि बस ध्यान ये रहे कि खेत में पानी छोड़ के रात भर घर भरना नहीं चाहिए, पानी पानी ना भरे जी, उससे फसल को नुकसान हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जांगड़े जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? आपको भी बहुत बहुत बधाई। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? कीट का प्रकोप है इनके फसल पर। तो जांगड़े जी, आपको सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भाई छत्तीसगढ़ के किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आप अभी बता रहे हैं जांगड़े जी, कैसा कीट दिख रहा है? तो अगर चने में प्रारंभिक अवस्था में माहो का प्रकोप होता है तो माहो जो रस चूसक कीट है और ये छोटे छोटे काले काले आपको टहनियों पे बहुत सारे चिपके हुए दिखाई देते होंगे, तो ये माहो है। और माहो को की रोकथाम के लिए आप मेटासिस्टाक है जिसको मिथाइल डाइमेथान 25 पीसी के नाम से हम बाजार से खरीद सकते हैं। इसको 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर दें, या इसके अगर ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप डायमेथोएट कीटनाशक आता है
इसको भी आप 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव करें और उसके बाद 15 से 20 दिन बाद पुनः दूसरा छिड़काव करें तो माहों से कीट इसका नियंत्रण अच्छे से प्राप्त हो सकता है। दूसरा, चने में प्रमुख कीट जो है वो है चने की इल्ली। ये बहुत महत्वपूर्ण कीट है और इससे सबसे ज्यादा चने में नुकसान पहुंचता है और छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को मैं डॉक्टर साहब क्षमा चाहेंगे, हमारी एक साथी का फोन है जी। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सौरभ कुमार द्विवेदी बोल रहा हूँ। कहाँ से? सूरजपुर से। हाँ जी त्रिवेदी जी, पूछिए क्या पूछना है? हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। पूछिए क्या पूछना है आपको? अरहर में पाले से बचने का उपाय। जी, पाले से बचने के अरहर में पाले से बचने का उपाय, देखिए पाले से बचने के लिए आपको अपने खेत को पानी पिलाना पड़ता है। जी जी जी। यदि आपका खेत पूरा सूखा है तो पाले का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपने खेत में पानी सिंचाई कर दें तो काफी हद तक आपको पाले से राहत मिल सकती है। जी जी जी। डॉक्टर राणा, जैसे कि अब आपने बताया चने के संबंध में, तो क्या दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें दोनों में कीट का प्रकोप एक सा होता है या अलग अलग होता है? नहीं, दलहनी फसलों में कीटों का प्रकोप अलग होता है जी। और जैसे तिलहनी फसलें हैं जिसमें सरसों छत्तीसगढ़ के किसान लगाते हैं, उसमें भी माहो जो है वो प्रमुख कीट है। और अभी मैंने जैसे बताया जांगड़ी जी के एक सवाल का जो मैंने आंसर दिया, उसमें भी सेम डाइमेथोएट और मेटासिस्टाक जैसे 2 कीटनाशक दवाई हैं, उसको वही डोज है 750 ml से 1000 ml प्रति हेक्टेयर की दर से अगर छिड़काव करें तो माहों का में अच्छा कीट नियंत्रण हमको मिल सकता है। जी जी। वैसे ही सनफ्लावर में वैसे ज्यादा समस्या नहीं है, परंतु हेड बोरर करके आता है जिसको हेलिकोर्पा आर्मीजोरा के नाम से हम लोग जानते हैं, जो चने में भी चने की इल्ली ही है। अच्छा। और वो उस समय फ्लावरिंग स्टेज पे आता है तो उस समय हम लोग अगर फास्फोमिडान या प्रोफेनोफास 50 EC जो कीटनाशक है या आपका प्रोफेनोसाइपर है 44 EC, इसको अगर 1500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से अगर छिड़काव कर दें तो हम ये सूरजमुखी और में अच्छा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं इस कीट के विरुद्ध में। जैसे अभी कुसुम कुछ अगर किसान, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? दीदी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए आप कौन है? डॉक्टर साहब मतलब नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बलदेव प्रसाद कोर्रे बोल रहा हूँ, रायगढ़ से। हाँ जी बलदेव जी, क्या पूछना है आपको? तो मेरा तिउरा लगा है जी, अभी फूल का समय आया है। अच्छा। तो वो बाद में वो कीड़ा लग जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके बारे से कौन सी दवाई लगाना चाहिए अभी, और उसका जो खरपतवार को निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी 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 जी। तो तिउड़ा में जो प्रमुख कीट है उसमें मैंने भी माहू का हम लोग डिस्कशन कर ही रहे थे, और उसमें एक रस चूसक कीट लगता है थ्रिप्स, जिसको रसात कीट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 2 रस चूसक कीट है, माहो और रसात, जिसको थ्रिप्स के नाम से जानते हैं, ये क्या है, रसात जो कीट है, जो थ्रिप्स है, वो पत्तियों की निचली सतह पे रह के रस चूसता है। और अगर किसान भाई अगर तिवड़ा की फसल में जाके देखें और वो पत्तियों की निचली सतह को पलटाए तो उसमें छोटे 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 काले कलर के फुदकते हुए कीट दिखेंगे, वही आपका थ्रिप्स है। अच्छा। और माहों को तो आप सब जानते ही हैं, जो भी चिपके हुए रहते हैं और फूल और कोमल टहनियों का रस चूसते हुए आपको बहुत सारे बंच में आप देखेंगे, ग्रुप में देखेंगे, समूह में वो रस चूसते हैं। जी जी। तो इसके नियंत्रण के लिए तो मैं अभी आपको बताया ही, मेटासिस्टाक्स जो है और डाइमेथोएट दवाई है और इमिडाक्लोरप्रिड है। तो मेटासिस्टाक और डाइमेथोएट जो कीटनाशक है वो 750 से 1000 ml प्रति हेक्टेयर की दर से डालना है। पुनः 15 से 20 दिन बाद फिर हमको छिड़काव करना है। और इमिडाक्लोरप्रिड जो नया इंसेक्टिसाइड अभी मार्केट में है, उसको 100 ml से 120 ml तक आप डाल सकते हैं। जी जी। उसको प्रति हेक्टेयर की दर से, उससे भी बहुत अच्छा नियंत्रण मिल जाएगा। दूसरा, तिवड़ा का प्रमुख जो कीट है, जो जैसी फ्लावरिंग फूल अवस्था आती है जी, तो उस समय प्रमुख रूप से जो तिवड़ा का फली भेदक कीट है, अच्छा, वो तिवड़ा में बहुत ज्यादा अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। जी जी। तो ऐसी अवस्था में किसानों को निगरानी करना बहुत आवश्यक है जी। और अगर ये कीट दिखता है
इटेला जिंकेनैला नाम का एक कीट है। भूरा कलर की इसकी इल्ली तिवड़ा के फलियों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। एक फली से दूसरी फली से तीसरी फली पे ये जाते हुए कम से कम 15 से 20 फली को एक इल्ली नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति में हम लोग को जो कीट नियंत्रण करना है तो आपका प्रोफेनोफास 50 1500 ml प्रति लीटर की दर से आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं या फिर इंडोक्साकार 15 EC के नाम से भी है, जो करीब 0.4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको भी डालकर उचित नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जी। डॉक्टर सिंह, हमारे साथी ने ये खरपतवार माफ कीजिएगा, पहले हमारे एक साथी का फोन देख लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? संतोष देवांगन, टिकरापाड़ा, रायपुर से। हाँ देवांगन जी, क्या पूछना है आपको? मेरे को दाल में नियंत्रण का बताएंगे, वो परेशानी है। कौन सा फसल लगाई आपने? दाल का। अच्छा। अरहर। हाँ जी। हाँ, उसका निंदा नियंत्रण का तो कुछ नींद नियंत्रण के संबंध में जानना चाहते हैं। अरहर की फसल लगाई उन्होंने। जी देखिए देवांगन जी, इस अवस्था में निंदा नियंत्रण की आवश्यकता आपके अरहर के खेत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई लाभ आपको आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा। अरहर की फसल हमारे जो ऊंचाई तक पहुंच चुकी है, और ऐसे में यदि उसमें कुछ निंदा है भी तो आप उनको रहने दीजिए, आप उसकी चिंता मत कीजिए। या उसको हंसिए से कटवा दें, ताकि आपको आने जाने में और फसल के अंदर क्या है क्या नहीं है उसको देखने में आसानी होगी। लेकिन उसकी निंदाई करने से आपको कोई आर्थिक लाभ होगा ऐसा आप ना समझें। अच्छा। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप उसको कटवा देते हैं तो कम से कम जानवरों के चारे में या बकरी या गाय के चारे में काम आ जाएगा। और एक साफ सफाई हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा सिद्धांत है खरपतवार नियंत्रण का, कि खरपतवारों को फूल पर आने से पहले आप नष्ट कर दें। तो फूल पर ना आए खरपतवार, जाके उसका बीज ना बने और अगले साल वहीं झड़े ना। अच्छा। इसलिए भी आप उसकी कटाई कर सकते हैं। लेकिन आपको फसल के उत्पादन में उसका कोई प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहले ही फूल और फल पे आ चुकी है। और उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा हो गई है कि खरपतवार कोई भी होंगे तो उतने ऊंचे होंगे। तो इसलिए विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। विशेष फर्क नहीं है। डॉक्टर साहब, एक चीज और, ये आपने जल प्रबंधन के बारे में तो बताया, इस समय फसल जिस स्थिति में है उस समय खाद प्रबंधन कैसा हो? जी, देखिए अरहर में तो हमको खाद की आवश्यकता है नहीं। अब रहा सवाल चना। चने की अगर हम बात करें तो चने में विशेष परिस्थितियों में हमको खाद की आवश्यकता पड़ती है। जैसे चूंकि चना भी करीब 30 दिन 35 दिन का 40 दिन का होने आ गया है किसान के यहाँ, और उसमें नीचे ग्रंथियां बनती हैं जो स्वतः ही नत्रजन का फिक्सेशन करती हैं। मतलब पौधे को उपलब्ध हो जाती है नत्रजन, आपको बाहर से देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी विपरीत परिस्थितियों में ऐसा होता है कि ग्रंथियां नहीं बनी, तब पौधे को आपको हमको अलग से नत्रजन की सप्लाई करना पड़ती है। और ये तब होता है जब कहीं पे पानी भर गया हो, चना पीला पड़ गया हो, उस वक्त उसमें ग्रंथियां नहीं बनती हैं। तो ग्रंथियां नहीं बनने से उसमें नत्रजन भी फिक्स नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आपको बाहर से थोड़ी सी अतिरिक्त खाद की मात्रा देना चाहिए, ताकि वो वापस अपनी स्थिति को प्राप्त कर ले और वो ग्रंथियों का निर्माण शुरू हो जाए। अच्छा। और चने के बढ़वार पर भी प्रभाव ना पड़े। तो उन परिस्थितियों में भर चने में आवश्यकता है। लेकिन जहां तक तिलहन और जैसे सरसों है, अपना सूरजमुखी है, या कुसुम है, इनके अंदर ये बिल्कुल सही समय है कि जब आप अपना यूरिया का छिड़काव तुरंत, अगर आपने पानी दे दिया है तो आप यूरिया का छिड़काव कम से कम 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अवश्य करें। 20 किलो नत्रजन। अच्छा। मतलब यूरिया हो गया लगभग 40-45 किलो प्रति हेक्टेयर। तो इसका छिड़काव तुरंत करें, क्योंकि इस बार मैंने आपको पहले बताया कि विशेष परिस्थितियां चल रही हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, ठंड बिल्कुल भी नहीं पड़ रही। और जितनी ठंड कम पड़ेगी हमारी फसलें उतना जल्दी फूल पर आएंगी। अच्छा। तो वानस्पतिक अवस्था को ये छलांग लगा के या इनको छोड़कर
फूल की अवस्था में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाली है। जी जी। तो ये एक अंतर हमारे यहाँ इस बार आने वाला है। जी हाँ। आपको मालूम है 15 जनवरी के बाद वैसे भी हमारे यहाँ दिन भी बड़े हो जाते हैं। जी हाँ। धूप भी तेज हो जाती है। जी जी। और ऐसी अवस्था में चूंकि अभी उनको जो वानस्पतिक स्थिति है जी जी। उसमें मिला नहीं कुछ। जी हाँ। और अब धूप भी आने को है, तो ये प्रक्रियाएं जल्दी जल्दी करें, नहीं तो उनकी फसल की उत्पादन पर निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। जी जी। हमारे एक साथी का फोन है। हेलो। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो। हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं धन्यवाद यादव कवर्धा जिले से ग्राम खैरी पार्क हाँ बोल रहा हूँ। जी, पूछिए क्या पूछना है आपको? और जो चने का फसल लगाए हैं। अच्छा। और उसमें कब पानी डालना है और कब खाद डालना है, उसका सही विचार बताइए। जी, मैंने अभी आपको उसी बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जी जी जी। चने में पानी डालने का उपयुक्त समय आ चुका है। आप अपने चने में एक बहुत ही हल्का पानी तुरंत देने की व्यवस्था करें। ध्यान इतना रखिए कि चने में पानी खेत में भरने ना पाए, अन्यथा आपको नुकसान भी होने की संभावना रहती है। जी जी। इसलिए चने में आप तुरंत पानी डालें। जहाँ तक खाद का सवाल है, तो चने में अगर आवश्यकता नहीं, हम अक्सर ये चने में खाद की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि हम सारा का सारा खाद बुआई के समय डाल देते हैं। इसलिए आप चने में आप खाद ना डालें। विशेष परिस्थितियों में, जैसा आपको मैंने बताया, कि अगर आप कोई पौधा उखाड़ कर देखें, यदि उसकी नीचे जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, यदि वे ग्रंथियां हैं और उनको आप दबा के देखिए, उनको दबाने पे यदि उसमें गुलाबी रंग का मवाद जैसा निकलता है पदार्थ, तो आप मान लीजिए कि आपको खाद देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। और यदि आपकी ग्रंथियां दबाने में या सूखी हैं, दबाने से कोई किसी भी तरह का उसमें नहीं निकलता पानी, तो तब आप उसमें आप खाद देने की सोच सकते हैं। लेकिन वो चर्चा करने के बाद ही आप करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जहां तक पानी का सवाल है, तुरंत आप पानी लगाएं, लेकिन हल्का लगाइए। जी जी। डॉक्टर राणा, चना, अरहर और तिवरा में तो आपने कीट प्रबंधन के बहुत अच्छे उपाय बताए। तिलहनी फसलों में कीट प्रबंधन किस तरह से किया जाए? तिलहनी फसलों में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के किसान अभी सोयाबीन और सरसों और कुसुम की फसल ले रहे हैं। जी। तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि रस चूसक कीटों का इस नवंबर दिसंबर में बहुत अत्यधिक प्रकोप होता है। जी जी। तो उसमें सरसों में प्रमुख रूप से माहो जो कीट है, जिसको एफिड के नाम से जानते हैं, वो प्रमुख रूप से सरसों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और ये रस चूसक कीट है जी। और ये पूरा फूल और जो कोमल टहनियाँ है और जो अभी नव विकसित फलियां निकलेगी उनसे, उसका रस चूस के ये। तो सब पहले हम अब एक साथी का फोन सुन ले। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, नए साल की बधाई आपको मैं देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। वैद्यनाथ राय बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए आप। मेरा चना लगाया हूँ, तो इसका पत्ता अभी से निकल रहा, तो पीला पीला हो जा रहा है। जी जी। क्या करें? चने की फसल लगाई इन्होंने, पत्ता पीला हो जा रहा है इनका। चने की फसल लगाने के बाद पत्ता पीला हो रहा है, तो चूंकि सिर्फ आपने हमको इसके ऊपर कुछ बताया नहीं, अगर आप बता सकें चने की उम्र कितनी हो गई है, आपने कोई दवाई उसमें खरपतवार नाशी डाला है, या कोई पानी अधिक डाला है, या उसमें कोई दूसरी बीमारी लग रही है, ये बिना थोड़ी सी और चर्चा किए बिना हम लोग आपको ऐसे में बताना उचित नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे मोबाइल नंबर ले लें, ताकि हम आपसे चर्चा करके आपको सही उत्तर बता सकें। लेकिन सिर्फ इतना बताने से कि चना का पौधा पीला हो रहा है, ये उसका निदान हमको, क्योंकि उसका हमको पीछे आपने क्या क्या किया है वो हमको नहीं जानकारी है। जी जी। इसलिए पूरा उत्तर देना कठिन होगा। जी। और सब ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आकर आपसे संपर्क साध सकते हैं। बिल्कुल, आप हम लोग से चाहे जब संपर्क कर लें, हमारे दूसरे साथी भी हैं, उनसे संपर्क कर लें, या जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर हमारा कृषि विज्ञान केंद्र होगा या रिसर्च सेंटर होगा, वहाँ पर चर्चा कर लें। जी 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 जी। डॉक्टर राणा, आप तिलहनी फसलों में कीट प्रबंधन के बारे में बतला रहे थे। जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था कि सरसों में जो माहो कीट का प्रकोप होता है वो अत्यधिक होता है, और सबसे ज्यादा माहो ही सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाता है जी। और मैंने बताया कि ये रस चूसक कीट है, और ये फूल और कोमल टहनी और नवविकसित जितनी भी फलियां निकलेगी उनका रस चूस के इसको सिकुड़ देता है जी। और इसके निदान के लिए सबसे
अच्छा जो कीटनाशक है वो है डायमेथोएट 30 जी। इसको 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई डालें। जी। 15 से 20 दिन बाद दूसरा इसका छिड़काव करें जी। तो इससे अच्छा निदान प्राप्त हो सकता है। दूसरा कीटनाशक अगर डायमेथोएट नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जी। तो इमिडाक्लोप्रिड 200 SL के नाम से मार्केट में अवेलेबल है जी। उसको आप 100 ml प्रति हेक्टेयर की दर से भी डालकर माहो के विरोध में अच्छा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जी। हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं देवराम बोल रहा हूँ, ये शंकरगढ़ बलरामपुर जिला से। जी पूछिए, आपको क्या पूछना है? हाँ देवराम जी, ये मैं जो चना खेती किया हूँ जी, वो बस बढ़ रहा है, डगाल बड़ा बड़ा हो जा रहा है, उसमें फूल नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। बस बढ़ते जा रहा है, मतलब बड़ा जितना बढ़ना चाहिए उतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, उसमें फूल आ ही नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। इनकी चने की फसल में फूल नहीं आ रहे हैं? देखिए चने की फसल में फूल ना आने का एक तो कारण या तो आपने पानी और खाद का डोज अत्यधिक कर रखा है जी। दूसरा इसलिए सलाह ये दूंगा आपको कि चने में हम लोग कहते हैं कि तुड़ाई कीजिए आप। अच्छा। लेकिन तुड़ाई उनको कहते हैं, तुड़ाई करने से वो और उसमें बढ़वार आती। जी जी। तो ऐसे स्थिति में इनसे ये कहना कि तुड़ाई करें जी जी। वो भी नुकसानदेह है। जी। पानी को रोक दें जी। किसी भी तरह से और अतिरिक्त पानी अपने खेत में ना दें। डॉक्टर साहब समय की कमी के कारण ये चर्चा हमें यही रोकना पड़ेगी। आप सब हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।